नमस्कार। आमतौर पर किसी छोटे संस्थान में भी अचानक हुए स्टाफ बदलाव पर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन जब देश की चुनी सरकार में भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्रियों में से एक के पूरे पर्सनल स्टाफ को रातों रात बर्खास्त और स्थानांतरित कर दिया जाए और सरकार पूरी तरह मौन साध ले, तो सवाल उठना लाजमी है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, ने अचानक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग आदेश जारी किए। इन आदेशों के जरिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पूरे पर्सनल स्टाफ को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है। 75 साल के आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री के पूरे पर्सनल स्टाफ को एक ही झटके में हटा दिया गया हो। इस कार्रवाई को सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें 2 शीर्ष अधिकारी को केवल स्थानांतरित नहीं किया गया, बल्कि उनकी सेवाएं सीधे बर्खास्त कर दी गई है। अमर सिंह, जो भूपेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ये पिछले 5 वर्षों से लगातार मंत्री जी के साथ काम कर रहे थे और उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही सलाहकारों में से गिने जाते थे। इन्हें अचानक पद से हटा दिया गया। आयुष शरण एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है, इनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं सिद्धार्थ यादव मंत्री जी के अत्यंत करीबी अधिकारी थे, इनकी सेवाओं को भी सीधे टर्मिनेट कर दिया गया है। और शैलेश कुमार सिंह पार्लियामेंट सेक्रेटरी सर्विस के अधिकारी है, जो लंबे समय से भूपेंद्र यादव के साथ तैनात थे, इनका भी समय से पहले तबादला कर दिया गया। एक बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया या रूटीन ट्रांसफर होता तो सरकार आमतौर पर 10-15 मंत्रियों के स्टाफ को एक साथ फेरबदल करती है, लेकिन एक विशिष्ट मंत्रालय और एक ही मंत्री के पूरे स्टाफ को अचानक निशाने पर लेना किसी बहुत बड़े और गंभीर आंतरिक घटनाक्रम की ओर इशारा करता है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जो नाम है वो कोई साधारण नेता या मंत्री का नाम नहीं है। भूपेंद्र यादव को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सबसे कद्दावर और राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण मंत्रियों में गिना जाता है। भूपेंद्र यादव की गिनती उन चुनिंदा नेताओं में होती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के समान रूप से विश्वसनीय और करीबी माने जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, भाजपा संगठन ढांचे और चुनाव रणनीति को जमीन पर उतारने का जिम्मा अक्सर भूपेंद्र यादव को सौंपा जाता है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि जो टीएमसी के बागी विधायक जो टूटकर बीजेपी में आए, एनडीए में आए, उन सबको भूपेंद्र यादव ने ही मोबिलाइज किया था और उन सबकी मीटिंग भूपेंद्र यादव के घर पे ही हुई थी। वही भूपेंद्र यादव बिहार भाजपा के भी लंबे समय तक प्रभारी रहे हैं। परिवहन और वन मंत्रालय को कोई साधारण या सेंट्रिंग विभाग नहीं माना जाता। यह देश का एक बेहद मालदार और संवेदनशील मंत्रालय है। देश में माइनिंग, खनन, जंगलों की जमीन का पट्टा, बड़े कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देना, सब इसी मंत्रालय के हाथ में होता है। बिना इस मंत्रालय के हरी झंडी के देश का कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। सत्ता और प्रशासन को करीबी से देखने वाले लोग जानते हैं कि सरकार में मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर कभी कभी उनके निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं। किसी भी मंत्रालय में 90% फैसले, फाइलों का मूवमेंट और महत्वपूर्ण डील्स के पीछे की रूपरेखा यही पर्सनल स्टाफ तैयार करता है। मंत्री के बिहाफ पर फाइलों पर अंतिम दस्तखत करवाने से लेकर विभागीय बैठकों का एजेंडा तय करने तक में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। कॉर्पोरेट घराने, लॉबिस्ट और उद्योगपतियों के साथ सीधे संपर्क की पहली कड़ी मंत्री के यही अधिकारी होते हैं। अगर मंत्री ईमानदार और सख्त स्वभाव का है तो पर्सनल स्टाफ की हिम्मत नहीं होती कि वे अपनी मर्जी से कोई डील कर सकें। लेकिन अगर व्यवस्था में कहीं भी लेन देन की नीतिगत ढील की गुंजाइश होती है तो यह पर्सनल स्टाफ ही सबसे अग्रिम मोर्चे पर खड़ा दिखाई देता है। इतनी बड़ी प्रशासनिक हलचल के बाद भी देश की मुख्य धारा के टीवी चैनलों ने इस खबर को पूरी तरह दबा दिया। कहीं भी कोई बड़ी सुर्खी, डिबेट या पैनल डिस्कशन देखने को नहीं मिला। यदि ऐसा ही कोई मामला पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय आया होता, जहां एक कैबिनेट मंत्री का पूरा स्टाफ रातों रात हटा दिया जाता, तो टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज और बड़ा घपला के बैनर
तले 24 घंटे डिबेट चल रहे होते। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश उन्होंने सोशल मीडिया पर इस आदेश की प्रतिक्रिया को साझा करते हुए साफ कहा है कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। इसके पीछे पर्यावरण मंत्रालय के भीतर चल रहा एक बहुत बड़ा गोरखधंधा और नीतिगत घपला है, जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं सुप्रिया सुले उन्होंने सरकार से सीधे जवाबदेही मांगते हुए कहा, एक केंद्रीय मंत्री के पूरे स्टाफ को एक साथ बदला जाना बेहद असाधारण बात है। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े दफ्तर में कौन सी धांधली चल रही थी। सरकार इस पर सच क्यों नहीं बोल रही। वहीं कयासों का बाजार गर्म है। सरिस्का अरावली या कारपोरेट लॉबी, क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से इस बर्खास्तगी के कारणों को लेकर देर शाम तक कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। इसलिए राजनीतिक गैलरियों और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास और अटकलें लगने शुरू हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ रसूखदार माइनिंग माफियाओं को अवैध रूप से खनन के पट्टे जारी किए गए, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी या अदालत की पैनी नजर थी। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में नियमों को ताक पर कर सरकार बड़े बिल्डरों और खननकर्ताओं को उपकृत करने के लिए मंत्रालय के स्तर पर कुछ गुप्त नीतिगत बदलाव किए जाने की बात भी सामने आ रही है। भ्रष्टाचार और आंतरिक डील के कुछ सूत्रों का मानना है कि पर्सनल स्टाफ ने मंत्री की जानकारी के बिना या उन्हें अंधेरे में रखकर किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने के साथ कोई ऐसी सर्टेन डील कर ली जिसकी भनक सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो या पीएमओ को लग गई। दस्तावेज का लीक होना एक कयास यह भी है कि सरकार की कुछ बेहद गोपनीय नीतियां और फाइलें सरकार के भीतर से ही लीक होकर विपक्ष जैसे राहुल गांधी के दावों के अनुसार तक पहुंच रही थी, जिसके शक के दायरे में यह स्टाफ आया। भूपेंद्र यादव के करीबी और समर्थक हाकिम इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से एक आंतरिक प्रशासनिक मामला है, जिसका किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या बाहरी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि यदि यह महज एक आंतरिक प्रशासनिक विषय था तो 2 अधिकारियों की नौकरी सीधे टर्मिनेट क्यों कर दी गई। इस अभूतपूर्व घटना के बाद भूपेंद्र यादव की राजनीतिक पारी पर एक बड़ा राजनीतिक दाग तो जरूर लग गया है। जो स्टाफ पिछले 5 साल से उनके साथ साए की तरह चल रहा था, उनकी इस तरह से अचानक विदाई मंत्री के कार्यशैली और उनकी निगरानी क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भूपेंद्र यादव पर कोई सीधा गाज उस तरह नहीं गिरेगी जैसे अतीत में प्रकाश जावड़ेकर या रविशंकर प्रसाद को कैबिनेट से सीधे ड्रॉप कर दिया गया था। इसके बजाय सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए बीच का रास्ता अपना सकती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में भूपेंद्र यादव का विभाग बदल दिया जाए, उन्हें पर्यावरण जैसे मनजाई और विवादों से घिरे मंत्रालय से हटाकर किसी अन्य संगठन या कम संवेदनशील मंत्रालय में भेजा जा सकता है। सरकार यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि वे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने सबसे प्रिय मंत्रियों के पर ही क्यों न कतरने पड़े। अंततः यह पूरा घटनाक्रम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक छोटे से पुलिस थाने में अगर कोई दरोगा या सिपाही भी सस्पेंड होता है तो बाकायदा प्रेस नोट जारी कर उसका कारण बताया जाता है, लेकिन देश के एक कैबिनेट मंत्री का पूरा पर्सनल स्टाफ जो टैक्स पेयर जनता के पैसे से वेतन और सुविधाएं पाता है, रातों रात हटा दिया जाता है और देश को भनक तक नहीं लगने दी जाती। जनता को यह जानने का पूरा संवैधानिक अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के दफ्तरों में क्या चल रहा है। क्या यह वाकई केवल अनुशासनहीनता का मामला था या फिर पर्दे के पीछे करोड़ों अरबों के वारे न्यारे किए जा रहे थे। जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय या कार्मिक मंत्रालय इस पर कोई आधिकारिक और पारदर्शी श्वेत पत्र जारी नहीं करता, तब तक कायदे का यह दौर थमेगा नहीं। जैसा कि राजनीतिक गलियों में कहा जा रहा है, सत्ता के इस खेल का यह केवल पहला अध्याय है, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।